Hi Bachapadi, welcome back to the channel. This is your super educator Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. तो आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं द लास्ट लेसन के PYQs, क्योंकि जब भी किसी क्वेश्चन किसी भी चैप्टर जो है उसको प्रिपेयर करने की बात आती है तो हमें देखना चाहिए कि उसमें से किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। PYQs एक जरिया है CBSE के पैटर्न को समझने का। तो आज हम शॉर्ट और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस देखेंगे कैसे क्वेश्चंस CBSE जो है पूछता है और क्या हम उनके लिए प्रिपेयर्ड हैं। तो चलिए फिर इसी बात पर शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि इससे पूरा आपका लास्ट लेसन चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाए। पर जब भी किसी चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं तो हम क्या करते हैं, ऑथर ओपी। तो जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर ऑथर ओपी कर दीजिए। मुझे जल्दी से बताइए लास्ट लेसन किसने लिखा है ताकि मुझे पता चल सके कि आपको याद है ऑथर का नाम। ऑलराइट, तो पहला क्वेश्चन जो यहाँ से बन सकता है वो है, इफ दिस हैड बीन एम हेमेल्स फर्स्ट लेसन हाउ वुड यू थिंक द स्कूल एक्सपीरियंस ऑफ द स्टूडेंट्स माइट हैव बीन इम्पैक्टेड। अब यार ये आपका क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा है कि यार एक तरफ आपको यहाँ पर चैप्टर के अंदर बताया जाता है कि कैसा लगता है जब कोई एक चीज आपके हाथ से छूटे जा रही होती है और आप अपना 100% वहां पर दे रहे होते हो, क्योंकि आपको पता है कि अब शायद आप वापस कभी भी इस चीज को एक्सरसाइज नहीं करोगे, जैसे कि यहाँ पर एल्साज और लोरेन के लोगों के साथ में हुआ, क्योंकि उनके हाथ से फ्रेंच जो है वो छीने जा रही थी। तो उस दिन में उन्होंने अपना बेस्ट दिया उस लैंग्वेज को लेकर। अगर ये लास्ट डे नहीं होता और एमएमएल का फर्स्ट लेक्चर होता तो आपको क्या लगता है ये पूरा सिनेरियो कैसा होता। अगर फर्स्ट लेक्चर होता और कहीं ना कहीं इसी इमोशन के साथ में एमएमएल यहाँ पर आते तो शायद कभी उनकी वो जो इमेज है क्रैंकी वाली या वो पेशेंट्स के साथ में नहीं पढ़ाते हैं, ये इमेज कभी बनती नहीं। शायद ये नौबत ही कभी नहीं आती कि बच्चों को फ्रेंच लैंग्वेज इतनी पसंद नहीं आ रही है, वो प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं, कल पर चीजें टाल रहे हैं। क्योंकि एमएमएल ने उस दिन जैसे सब लोगों को बताया, अपनी लैंग्वेज को प्रमोट किया। अगर एमएमएल डे 1 से वो कर रहे होते तो शायद सारे लोग इसमें प्रोफिशिएंट हो चुके होते। इसके अलावा एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है, आप भी अपना आंसर इसके अंदर लिख सकते हैं और वो डिफरेंट भी हो सकता है कि फर्स्ट डे है तो एक्साइटमेंट भरा होता बट नेचुरली उतने ज्यादा इमोशंस उसके अंदर नहीं दिखते। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको क्या लगता है। What a thunderclap these words were to me. What feeling does the word thunderclap convey in this sentence? यार कभी कोई एक ऐसी चीज हो जाए जो आपने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं की हो तो वो आपके लिए कितनी ज्यादा शॉकिंग होगी। आज तक इस तरीके से फ्रेंच को टाले जाता था जैसे कि अभी उसके पास खूब टाइम है, वो जब चाहे लैंग्वेज को पढ़ सकता है, वैसे ही उससे उसकी लैंग्वेज कौन छीनने वाला है। बट जिस मिनट उसे ये रियलाइज होता है कि उससे उसकी लैंग्वेज जो है वो छीन चुकी है, कि उससे उसकी लैंग्वेज को लोग अलग कर चुके हैं, वो पढ़ने नहीं वाला है, वो बोलने नहीं वाला है, उसे रियलाइज होता है कि कितना शॉकिंग है। ही वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस। वो बिल्कुल भी यहाँ पर प्रिपेयर्ड नहीं था। ये सब कुछ जो है वो बस एकदम से हो गया। वो आज इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं था कि आज के बाद उसे मदर टंग अपनी नहीं बोलनी है। तो ये जो वर्ड है ये इंडिकेट करता है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड उसके साथ में हो गया था, कुछ सरप्राइजिंग उसके साथ में हो गया था, नेचुरली कुछ ऐसा जो नहीं चाहता था हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो बन सकता है वो है, रैशनलाइज हाउ फ्रांस फेयर्ड ऑन हिज पार्टिसिपल क्विज। अब देखो यार यहाँ पर जैसे ही फ्रांस को पता चला, पहली बात तो वो बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं था। उसकी आदत थी चीजों को कल पर टालने की, वो हमेशा प्रोक्रास्टिनेट करता रहता था। जिस मिनट उसे ऐसा लगा कि यार मेरे को आज के बाद फ्रेंच में ना बोलना है ना लिखना है, एमएमएल आज के बाद मुझे पढ़ाने नहीं वाले हैं, उसके अंदर एक फीलिंग थी कि वो आज अपना 100% देना चाहता है। काश आज वो ऐसा बोले, इतना फराटेदार बोले कि कहीं पे वो फंबल ना करे और एकदम से सारे के सारे रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स वो सुना दे। बट उस दिन हुआ क्या था, जैसे ही उसने अपने पार्टिसिपल्स को रिसाइट करना शुरू किया, उसने वर्ड्स को एकदम जंबल कर दिया। वो पहले ही वर्ड के अंदर फंबल कर गया और उसका वो जो पूरा एक ऐसा है कि उसका जो कॉन्फिडेंस था, वो जो करना चाहता था, जैसा फेयरवेल देना चाहता था, वो वैसा नहीं कर पाया। वैलिडेट वाई एमएमएल डिड नॉट स्कूल फ्रांस फॉर बीइंग लेट। आपको बताना है कि आखिरकार एमएमएल ने उस दिन उसे लेट आने के लिए क्यों नहीं डांटा था। यार एमएमएल आज आखिरी दिन काम करने वाले थे, इसके बाद में एमएमएल एल्साज और लोरेन छोड़कर चले जाएंगे, अपना देश छोड़कर चले जाएंगे, इन बच्चों को अपने दोस्तों को छोड़कर चले जाएंगे। तो नेचुरली एमएमएल उस मूड में नहीं थे कि वो बच्चों को आज भी डांटे। अभी तक वो बच्चों को डांटते थे, बच्चों के साथ क्रैंकी होते थे, बच्चों को रूलर पे काम कराया करते थे, बट आज वो बच्चों की तरफ काइंड थे क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल थे, वो बहुत ही ज्यादा दुखी थे। आज वो अपना 100% देना चाहते थे स्कूल को, अपने टीचिंग करियर को, अपने बच्चों को और उन लोगों को जो वहां पर प्रेजेंट थे। तो कहीं ना कहीं उनको आज काइंड और थोड़ा सा कंपैशनेट होना था, क्योंकि ऑफ कोर्स ये उनका आखिरी दिन था एंड वो आज बिल्कुल एरोगेंट नहीं हो सकते थे।
What reasons did MML give for France not knowing his participles? अब यहाँ पर फ्रांस से जैसे ही सवाल पूछा गया तो एकदम से फ्रांस फंबल कर गया। अब यार नेचुरली क्या होता है कि जब आप पढ़ाई नहीं करके आते हो तो टीचर्स आपको डांटते हैं, आपको कहते हैं कि यार आप तुमने क्यों नहीं पढ़ाई की, तुम क्यों नहीं ये रीड करके आए, तुम क्यों नहीं सुना पा रहे हो। बट MML ने यहाँ पर ऐसा नहीं किया। इनफैक्ट उन्होंने ये रीजन दिया कि सिर्फ और सिर्फ फ्रांस की गलती नहीं है, ये गलती किसकी है, ये गलती उनकी खुद की है, ये गलती विलेजर्स की है, एंड ऑफ कोर्स बच्चे तो बच्चे होते ही हैं, ये गलती पूरे अल्सास की है क्योंकि हम चीज़ों को कल तक टालते रहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, और देखो आज ये कल हमें कहाँ पर लेकर आ गया है। MML, why did MML write "Vive la France" on the blackboard? देखिए ब्लैक बोर्ड एक सिंबल है एजुकेशन का, और अगर एक बुलेटिन बोर्ड के ऊपर डोमिनेंस से कोई इंसान लोगों को डोमिनेट कर सकता है, उन्हें बता सकता है कि उनसे उनकी लैंग्वेज छीन ली जाएगी, तो क्यों ना ब्लैक बोर्ड जो है वो एक एजुकेशन का इतना पावरफुल सिंबल बन के लोगों के अंदर उसे प्रमोट कर सकता। क्यों नहीं नेशनलिज्म की फीलिंग को लोगों के अंदर जागरूक किया जा सकता है सिर्फ एजुकेशन से। तो बिल्कुल एजुकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एंड क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा कनेक्टेड MML एजुकेशन से ही थे तो उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे "वीव ला फ्रांस" लिखा, क्योंकि उनके इमोशंस ये कहते थे कि तुम जुग जुग जियो फ्रांस, हम फाइट करेंगे और हम लोग वापस हमारे देश को हासिल करेंगे। वो अभी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है वहाँ पर, ये ज़रूर ये शो करता है क्योंकि आप ऐसे ही नहीं इतना कुछ लिख देते हो, राइट। तो इसीलिए उनका इमोशंस यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। Why were the village elders sitting in the classroom on the last day of the lesson? क्योंकि village elders को आपको यहाँ पे 3 चीजें मेंशन करनी है, मैंने पढ़ाया था तब भी आपको बताया था, और वो 3 चीजें क्या है। सबसे पहले आपको मेंशन करना पड़ेगा कि जो विलेज एल्डर्स हैं ये रिग्रेट कर रहे थे, ये रिग्रेट कर रहे थे कि आज तक इन्होंने पढ़ाई नहीं की थी, आज तक इन्होंने फ्रेंच को सीरियसली नहीं लिया था। दूसरा, ये यहाँ पर ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने आए थे। ग्रैटिट्यूड किसके लिए एक्सप्रेस करने आए थे? MML के लिए, क्योंकि 40 सालों की उन्होंने सर्विसेज यहाँ पर स्कूल को और देश को दी थी। इसके साथ में वो यहाँ पर रिस्पेक्ट पे करने आए थे। किसको रिस्पेक्ट पे करने आए थे? कंट्री को, वो कंट्री जो अब उनकी नहीं थी। तो रिग्रेट, ग्रैटिट्यूड एंड ऑफ कोर्स हमारा रिस्पेक्ट। अच्छा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है वो आधा क्वेश्चन नहीं, मुझे लगता है आंसर ही है। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है। Though tempted by the bright day, France stated that he had the strength to resist and hurried off to school. As the story progresses, the reader realizes that France, MML, and the villagers would perhaps need the strength to resist much larger forces. Discuss how the story provides strategies for resistance and protection of one's identity and community through its events and characters. Provide relevant textual details to support your argument. आपने देखा किस तरीके से जब फ्रांस को रियलाइज होता है कि आज तो वो लेट हो चुका है और उसके ऊपर से उसने बिल्कुल भी पार्टिसिपल्स नहीं पढ़े, तो एकदम से एकदम बढ़िया जो मौसम वहाँ पर हो रहा होता है वो उसे टेम्प्ट कर रहा होता है, अरे स्कूल मत जा फ्रांस, स्कूल मत जा। अब वो वहाँ पर उसको एकदम वो टेम्पटिंग लग रहा होता है, पर फिर भी वो उस टेम्पटेशन को एकदम रेजिस्ट करके और स्कूल की तरफ भागता है। ऐसा ही कुछ स्ट्रेंथ, ऐसी ही कुछ हिम्मत शायद सबको लगेगी। शायद MML को, बच्चों को, विलेजर्स को, इन सबको इतनी हिम्मत दिखानी पड़ेगी ऐसे फोर्स के अगेंस्ट जो कि डोमिनेटिंग है। एक डोमिनेटिंग फोर्स आपके सामने है जिन्होंने आपसे आपकी मदर टंग छीन ली है, और अगर आपको आपके अंदर का फ्रेंचमैन जिंदा रखना है तो आपको इसी फोर्स से काम करना पड़ेगा, जिसमें हो सकता है कि आप क्या कर सकते हो, जिसमें हो सकता है कि आप इग्नोरेंस कर सकते हो। यहाँ पर इग्नोरेंस कर सकते हो, जैसे फ्रांस ने इग्नोर किया, बोला यार ये बुलेटिन बोर्ड पे हर बार दो सालों से बुरी खबरें आ रही है, आज भी कुछ बुरा ही हुआ है, आज भी कुछ कलेश हुआ है, तो आप इग्नोर करके आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, इसके साथ में ऐसा सबको करना पड़ेगा, सबको ये करना पड़ेगा। इसके साथ में काइंडनेस, यार जब देशवासी ही देशवासियों के साथ नहीं होंगे तो दूसरा इंसान तो मजे ही लेगा ना। आज तुम भारत के हो, मैं भारतीय हूं, और हम दोनों ही एक दूसरे के साथ नहीं है, हम दोनों ही एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, या हम दोनों ही एक दूसरे को कहीं ना कहीं कह सकते हैं हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरा देश का इंसान तो फिर मजे ही लेगा, वो कहेगा इन लोगों के खुद के अंदर यूनिटी नहीं है, तो हमारे को क्या करना। तो ये काइंडनेस कहीं ना कहीं एक बनाकर रखनी पड़ेगी आपको अपने लोगों के साथ में। मुश्किल हो सकती है पर आपको बना के रखना पड़ेगा ताकि से आप अभी भी उतने ताकतवर रहो। अच्छा, इसके साथ में हो सकता है कि आपको यहाँ पर लैंग्वेज लर्निंग को अपने अंदर जिंदा रखना पड़ेगा।
हाँ, हो सकता है कि आपके ऊपर जर्मन थोपी जाए, आपको बोला जाए कि नहीं आपको जर्मन ही पढ़नी है, आप कुछ और नहीं कर सकते हो। बट आपको जितनी भी फ्रेंच आती है, आप अपने कम्युनिटी के अंदर, अपने घर के अंदर, अपने बच्चों के साथ में फ्रेंच लैंग्वेज का प्रयोग करते रहो, ताकि फ्रेंच तुम्हारे अंदर जिंदा रहे, तुम्हारा कल्चर, तुम्हारी आइडेंटिटी तुम्हारे अंदर जिंदा रहे। तो ये कुछ चीजें हम कर सकते हैं ताकि से इस डोमिनेशन को हम फाइट कर सकें। Alright, what impact did the Franco-Prussian War have on the school in the village of Alsace and Lorraine? अब देखो यार, आपको पता है कि जब भी मैं इसका थीम कराती हूँ तो आपको हमेशा बताती हूँ कि एक थीम या एक एंगल जो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा वो है वॉर का, ह्यूमन प्रेडिकमेंट, कि किस तरीके से एक तरफ वॉर के चलते यहाँ पर ह्यूमन बींग्स जो है उनको लॉस हो रहा है, वो कितनी सारी चीजें खो रहे हैं, वो कितनी सारी चीजों को सफर कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, क्योंकि फ्रैंको प्रशियन वॉर जो है उसने लोगों की जिंदगी को चेंज कर दिया है। एक ऑर्डर जो प्रशियंस से आया है, एक ऑर्डर जो बर्लिन से आया है कि अब फ्रेंच नहीं जर्मन बोली जाएगी, उससे उस ऑर्डर ने सब कुछ बदल दिया है। एम हेमल शायद अब देश छोड़कर चले जाएंगे। एक इतना अच्छा टीचर उन्होंने खो दिया है, अपनी लैंग्वेज, अपनी मदर टंग, अपनी आइडेंटिटी, कल्चर को उन्होंने खो दिया है। एक नए कल्चर को अब वो जिंदा करने वाले हैं, जर्मन कल्चर को वो जिंदा करने वाले हैं। तो काफ़ी ज़्यादा चेंज उनकी आया है आइडेंटिटी में, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी में, उनके कल्चर में। इसके साथ साथ में कहीं ना कहीं वो इस चीज़ की इंपॉर्टेंस भी समझे हैं कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज को यूज़ करना। हम चीज़ों को कल पर टालते रहते हैं, कल पर टालते रहते हैं, और वो कल हमें कहाँ पर ले आता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आज की, और वो भी हमें इसमें सिखाया गया है। What is M. Hammel's contribution to the French language? M. Hammel ने 40 साल तक फ्रेंच लैंग्वेज को विलेज के अंदर पढ़ाया है। वो एक विलेज स्कूल टीचर रहे हैं। उन्होंने अपनी कम्युनिटी के अंदर फ्रेंच लैंग्वेज को लोगों तक पहुंचाया है। और जब आज उनसे उनकी फ्रेंच लैंग्वेज छीन ली जा रही है, उनसे उनकी कम्युनिटी छीन ली जा रही है, उनसे उनकी टीचिंग छीन ली जा रही है, तब भी वो यहाँ पर लोगों के अंदर अवेयरनेस फैला रहे हैं लैंग्वेज को लेकर। वो लोगों को यही कह रहे हैं कि किस तरीके से लैंग्वेज को आपके अंदर जिंदा रखना चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज जब तक आपके अंदर जिंदा रहेगी, आप आपकी आइडेंटिटी, आपके कल्चर के साथ जुड़े रहोगे और आप आज़ाद हो पाओगे इस प्रिजन से। The relationship between teacher M. Hamel and Franz had two different faces, substantiate with reference to the text. एक तरफ जहाँ पर एम हेमेल को बहुत ही खड़ूस, बहुत ही क्रैंकी दिखाया गया है, और इसी वजह से फ्रांस उनके डर के मारे बस अब उनसे दूर भाग रहा है, स्कूल भी नहीं जाना चाहता है। दूसरी तरफ आपको यहाँ पर इसके अंदर देखने को मिलेगा किस तरीके से एम हेमेल को बहुत ही काइंड, बहुत ही कंपैशनेट दिखाया हुआ है, बहुत ही इमोशनल दिखाया हुआ है, और फ्रांस उसे ऑलरेडी अभी से मिस करने लग गया है। उसे रियलाइज हो गया है कि एम हेमेल क्रैंकी नहीं है, एम हेमेल अपना 100% दिए हैं एज अ टीचर, एंड आज वो अपना 100% देने वाले हैं। तो एम हेमेल के लिए फ्रांस की आंखों में उनकी इज्जत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो आप सोचो, एकदम क्रैंकी नेस सिर्फ एम हेमेल काइंडनेस तक पहुंच गए हैं, और इसी वजह से उन दोनों की रिलेशनशिप में काफ़ी चेंज आ गया। What does it mean when M. Hamel says we have all a great deal to reproach ourselves with? एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि कोई भी गलती होती है तो उसका इल्ज़ाम किसी एक इंसान के ऊपर थोप देना। बट एम एम एल ने यहाँ पर ना तो सिर्फ अपनी गलती को रियलाइज़ किया है, इनफैक्ट सब लोगों को उनकी गलती को रियलाइज़ कराया है। उन्होंने बोला है कि अगर यहाँ पर हम लोग फ्रेंच लैंग्वेज अच्छे से नहीं पढ़ पाए हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ फ्रांस की गलती नहीं है, इनफैक्ट वो गलती है हम सब की। यहाँ पर एम एम एल ने खुद ने जब उनका मन करता था तो बच्चों को छुट्टियाँ दे दिया करते थे, अपने काम बच्चों से कराया करते थे, और पेरेंट्स बच्चों को स्कूल नहीं भेजा करते थे ताकि सिर्फ चंद रुपये वो कमा सके, बच्चों से कुछ पैसे कमवा सके। तो यहाँ पर उन दोनों की भी तो गलती है, बच्चों की तो गलती होगी क्योंकि वो तो फिर भी चलो बच्चे हैं, एंड ऊपर से पूरा का पूरा एहसास प्रोक्रेस्टिनेट करता है, कल करेंगे कल करेंगे करते करते आज हम यहाँ पर आ गए हैं जहाँ पर लग रहा है कि ये फ्रेंचमैन ही नहीं है। Imagine that you are Franz. Describe the next day's class with German teacher. Of course आप फ्रांस हैं और अभी आपको एम हेमेल छोड़कर जा चुके हैं, तो आपको बताना है कि एग्जैक्टली आपकी क्लास कैसी रही जर्मन टीचर के साथ में। अब नेचुरली जर्मन टीचर आया है, एक फॉरेन लैंग्वेज है, तो बिल्कुल हमें समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर पूरा डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, लोग कितने ज़्यादा सैड हैं, वो बेचारा इतना कंफ्यूज्ड है, वो किसी चीज़ के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है, पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, पर आपको समझ नहीं आ रहा क्योंकि आपकी मदर टंग तो फ्रेंच है। ठीक है, और आप कहीं ना कहीं यहाँ पर अपने एक दूसरे के साथ में फ्रेंच ही बोल रहे हो, तो कितना ज़्यादा टफ उसके लिए हो रहा है, एट द सेम टाइम आपके लिए भी टफ हो रहा है क्योंकि आपको जर्मन समझ में नहीं आती है, तो आपकी आगे स्टडीज़ कैसे चलेगी। तो ये पूरा इमेजिनेशन वाला क्वेश्चन यहाँ पर आया।
इसके बाद में आपका क्वेश्चन है, लिटिल फ्रांस इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी, द नेम फ्रांस मीन्स फ्रॉम फ्रांस. In what way does the story begin being told as first person narrative of France impact your reading and understanding of the story? आपको एक एविडेंस यहाँ पर जरूर इसका देना है. अब देखो यार, एक चीज मैं आपको बताती हूँ कि जब भी कोई भी स्टोरी को फर्स्ट पर्सन नैरेटिव यानी कि आई करके लिखा जाता है, जब स्टोरी के अंदर जो कैरेक्टर है वही स्टोरी को नरेट करता है, तो स्टोरी को समझना काफी ज्यादा आसान हो जाता है. आप उसके साथ में ज्यादा रिलेट करते हो, क्योंकि जब फ्रांस ये बोलता है कि मैंने वहां पर देखा था कि इतना अच्छा मौसम हो रखा था, या फिर वो जब ऐसे बोलता है कि यार मैं क्या कुछ नहीं कर देता आज एकदम फर्राटे के साथ में जवाब देने के लिए, तो इन सारी चीजों के साथ में आप रिलेट करते हो क्योंकि फ्रांस ने उस चीज को जिया है और आप उसके साथ उस चीज को जी रहे हो. तो फर्स्ट पर्सन नैरेटिव जो है वो स्टोरी को रीडर के साथ में काफी कनेक्ट करता है. ये इसका आंसर हो सकता है. At the end of his last lesson, MML decides to leave a little note for each of his students for them to find the next day at their desk. Based on your reading of the story, what might his note to Franz read? You may begin like this. Dear Franz, I know you have always preferred to run in the open fields, dash, dash, dash. So imagine कर लीजिए कि MML ने सारे के सारे बच्चों के लिए छोटे छोटे नोट्स बनाकर उनके बेंचेस के ऊपर रख दिए हैं, और फ्रांस के लिए भी एक नोट बनाकर रखा गया है. तो आपको क्या लगता है फ्रांस का जो नोट है उसमें क्या लिखा होगा? आप शुरुआत कर सकते हो यहाँ से कि प्यारे फ्रांस, मुझे पता है कि तुम्हें बहुत अच्छा लगता है ओपन फील्ड्स में भागना. तो आप यहाँ पर आप पूरे के पूरे स्टोरी का समराइजेशन करोगे, बट वो समराइज आप कैसे करने वाले हो? आप MML के एंगल से करने वाले हो कि प्यारे फ्रांस, मुझे पता है कि तुम हमेशा ओपन फील्ड में भागना चाहते हो, तुम यहाँ पर बर्ड के एग्स को सीख करना चाहते हो, तुम नेचर के साथ में समय बिताना चाहते हो, बट तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि हमारी ड्यूटीज क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. हमारी ड्यूटी हमारे परिवार, सोसाइटी और नेशन के लिए भी है, और हमें इन ड्यूटीज को रिकग्नाइज करना चाहिए. हमें अपनी आइडेंटिटी, अपने कल्चर को रिकग्नाइज करना चाहिए, और उसके लिए जो भी पॉसिबल स्टेप है वो लेना चाहिए. देखो, तुम पढ़ाई को किस तरीके से कल तक टालते रहते हो, और देखो आज हमें कल कहाँ पर लेकर आ गया. मुझे लगता है कि इस दिन से तुमने बहुत कुछ सीखा होगा, और तुम यहाँ पर लैंग्वेज जो है हमारी फ्रेंच लैंग्वेज, हमारी मदर टंग जो है, उसे अपने अंदर जिंदा रखोगे. तुम सीखोगे कि किस तरीके से प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना चाहिए, चीज़ों को कल पर नहीं टालना चाहिए. तुम यहाँ से एक ऐसा लेसन सीखोगे और अपने अंदर के फ्रेंचमैन को जिंदा रखोगे. ठीक है, तुम एफर्ट्स लगाओगे फ्रेंच पढ़ने के लिए, बेटर बनने के लिए, और लोगों को भी जागरूक करोगे ताकि हमारी लैंग्वेज सब लोगों के अंदर जिंदा रहे और हम इस प्रिजन से फ्री हो सके. सो बेसिकली MML के एंगल से आपको पूरा बताना है कि आइडल सिचुएशन क्या हो सकती थी. अगर मान लीजिए आप बैठेंगे और बैठ के फ्रेंड्स को बताएंगे देख भाई ऐसा है, तो बस वही आपको यहाँ पर MML के एंगल से बताना रहेगा. इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर लैंग्वेज इज द पार्ट ऑफ आवर कल्चर and we are proud of it. Describe how regretful MML and village elders are for having neglected their native language French. बहुत ही ज़्यादा बुरा उनको लग रहा था. क्यों? क्योंकि हमारा लैंग्वेज हमारे आइडेंटिटी और हमारे कल्चर को डिनोट करता है, और जब हमसे हमारा लैंग्वेज ही छीन लिया जाता है तो हमसे हमारी आइडेंटिटी, हमारा कल्चर छीन लिया जाता है. अब हम लोग केवल और केवल किसी के हाथ की कठपुतली बनकर रह जाते हैं. MML को बहुत ही बुरा लग रहा था, क्योंकि आज उन्हें ना तो सिर्फ अपना स्कूल, अपना देश छोड़कर जाना था, इनफैक्ट अपनी फ्रेंच यहाँ पर छोड़कर जानी थी. अब वो शायद लोगों को इसके बारे में और ज़्यादा नहीं बता पाएंगे. इन एडिशन टू दिस आपने देखा कि किस तरीके से विलेजर्स को भी अपनी गलती रियलाइज हो गई थी, क्योंकि वो लोग भी अब ज़्यादा नहीं पढ़े थे, एंड दैट इज़ वाई वो यहाँ पर अपना एक कह सकते हैं ना कि रिस्पेक्ट जो है वो यहाँ पे करने आए थे. आज के इस लेसन से शायद वो ये सीखेंगे कि ये लैंग्वेज को अपने अंदर जिंदा रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और कैसे अपनी कम्युनिटी, अपने बच्चों में इसको जिंदा रख के हम हमारी आइडेंटिटी को जिंदा रख सकते हैं. Educating children is the responsibility of society. Justify the statement in the view of the last lesson. बिल्कुल. देखो यार, सोसाइटी और एडल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर एक बच्चा एक सर्टेन वे के अंदर एक्ट करता है तो गलती वहाँ पर उस बच्चे की नहीं होती है, उस सोसाइटी की होती है जिसके अंदर वो पैदा हुआ है, जिसके अंदर उसकी अपब्रिंगिंग हुई है. क्योंकि एक छोटे बच्चे को क्या पता है कि उसे क्या बोलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है. सोसाइटी और सराउंडिंग्स का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, और इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके आसपास के एडल्ट्स, फिर चाहे वो टीचर्स हो या फिर वो पेरेंट्स हो. तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे चीज़ों को कल पर टालते रह रहे हैं, क्योंकि इनके माँ बापों ने भी वही किया. इन सारे लोगों ने फ्रेंच को इसी तरीके से लाइटली लिया, तो बच्चों ने भी फिर उसे लाइटली लेना शुरू कर दिया.
उन्होंने कभी फ्रेंच को आइडेंटिटी के नजरिए से देखा ही नहीं, उन्होंने कभी देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं कि फ्रेंच आज है कल नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ से पता चल रहा है कि बच्चे जो है वो एडल्ट और सोसाइटी से सीखते हैं। तो अगर हमें एडुकेटेड सोसाइटी क्रिएट करनी है, एडुकेटेड बच्चे क्रिएट करने हैं, तो हम लोगों को खुद जो है उसके अंदर कह सकते हैं अपना कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। हमें खुद बच्चों को पुश करना पड़ेगा ताकि से वो स्टेप ले जिससे वो एक एडुकेटेड सोसाइटी की तरफ जाए, एक एडुकेटेड सोसाइटी फॉर्म करे। द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन क्रिएटेड अ ग्रेट एंथुजियाज्म इन द स्कूल। कॉमेंट। अब यार यहाँ पर आप देखोगे, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो वैसे आप जब भी स्कूल आते थे तो स्कूल के अंदर थोड़ी ऐसी हसल बसल आपको देखने को मिलती थी। इतने सारे लोग हैं, बेंचेस खोल रहे होते थे, बंद कर रहे होते थे, बच्चे लेसन रिपीट कर रहे होते थे, टीचर्स जो है वो वहाँ पे बच्चों को इस दिस ऑफ फिश मार्केट करके बुला रहे होते थे। तो ये सारी की सारी चीज़ें हो रही होती थी। बट आज जो ऑर्डर आया है बर्लिन से, उस ऑर्डर की वजह से कहीं ना कहीं एक अलग ही कह सकते हैं पॉजिटिविटी स्कूल के अंदर आ गई है पढ़ाई को लेकर। हाँ, नेगेटिविटी है क्योंकि आज हमें अपनी लैंग्वेज को छोड़ना पड़ेगा, अपने आइडेंटिटी को छोड़ना पड़ेगा। पर आपको नहीं लगता कि अगर ये ऑर्डर कभी नहीं आता तो ये लोग कभी रियलाइज ही नहीं करते कि फ्रेंच कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि प्रोक्रेस्टिनेट करना कितना ज़्यादा खराब है, और कि उन लोगों को किस तरीके से अपनी लैंग्वेज को हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहिए इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देयर आइडेंटिटी और कल्चर। सो बर्लिन से ये ऑर्डर आया जिसकी वजह से एवरीवन जस्ट स्टार्टेड वर्किंग, सब लोग अपने काम पर लग गए, एमएमएल पढ़ाई में लग गए, बच्चे पढ़ने में लग गए। इतनी सीरियसनेस के साथ में विलेजर्स वहाँ पर आए हुए थे। ये दृश्य पहली बार देखा जा रहा था जब बर्लिन का ऑर्डर आया। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको रीसेंट पेपर्स के अंदर देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन बैंक के अंदर देखने को मिलेंगे। इसके एडिशन के अंदर भी हम लोग मोस्ट रीसेंट क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। आज के क्लास के अंदर बस इतना ही करेंगे और नेक्स्ट क्लास के अंदर बाकी सारे क्वेश्चंस भी हम करने वाले हैं। आपको बता देती हूँ कि इनकेस आप मेरे साथ में इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो मेरा कोर्स जो है वो अनअकैडमी पे है। ये फुल ईयर प्रेपरेशन ऑफ इंग्लिश है, पूरे साल आप मेरे साथ में इंग्लिश प्रिपेयर कर सकते हैं। और इसके लिए आपको आपका जो फ़ी है वो है 1750 का। पूरे साल आपको सारे नोट्स, आपके DPPs, आपके लेक्चर्स, डाउट्स, सब कुछ आपको मिलने वाले हैं। ये 1750 पे अगर आप SDC 18 का कोड लगा लेंगे तो और डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। 146 रुपीज़ से भी कम में आपको ये कोर्स जो है वो मिल रहा है पर मंथ। सो अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल इस कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं, मेरे इंग्लिश बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास में PCB का बैच है जो 4499 के लिए मिल रहा है। दैट मीन्स 375 पर मंथ में आपको ये मिल रहा है। पर आपको तो पता ही है, एक जादुई कोड है हमारे पास में SDC 18 जिसकी मदद से ये आपको और ज़्यादा सस्ता मिल जाएगा। आपको इसके साथ में अशोका बैच जो है वो देखने को मिलेगा PCMB का। आपको इसके साथ में PCM का भी PCM का बैच भी देखने को यहाँ पर मिल रहा है। सो ये सारे के सारे बैचेस आपके पास अवेलेबल है और आपको बस क्या करना है, कोड लगा देना है SDC 18, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो यहाँ पर मिल जाएगा। इसके साथ में आप सोच रहे हो वैसे तो ये सारे के सारे सोचो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, पूरे साल पढ़ाए जाएंगे, बट फिर भी आप सोच रहे हो नहीं मैम इसे और अफोर्डेबल बनाओ, तो इसे और अफोर्डेबल बनाते हैं क्योंकि अब आपको मिल रही है 90% तक की स्कॉलरशिप अनअकैडमी स्कॉलरशिप टेस्ट, जहाँ पे आप ऑनलाइन ऑफलाइन प्रोग्राम्स के अंदर रजिस्टर कर सकते हो और बहुत सारे रिवॉर्ड जैसे कि मैकबुक, आईपैड, आपको इसके साथ साथ में आपका सेनहाइजर का हेडफोन्स, बहुत सारे कैश रिवॉर्ड्स, ये सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो अभी फटाफट से रजिस्टर कर लो, टेस्ट लिखो और ये सारे रिवॉर्ड्स हो जाएंगे आपके। आप स्कॉलरशिप भी ले सकते हो, 90% तक का आपको स्कॉलरशिप यहाँ पर मिल जाएगा क्योंकि अनअकैडमी आपके साथ है। अगर आपके अंदर पढ़ने की वो लगन है और आप पढ़ना चाहते हो, आप क्रैक करना चाहते हो, क्योंकि किसी भी बच्चे और पढ़ाई के बीच में पैसा नहीं आना चाहिए। सो आप बिल्कुल इनके लिंक्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे नीचे, बैचेस एज वेल एज UST का लिंक आपको मिल जाएगा, जल्दी से रजिस्टर कर लो। सारे के सारे स्पेशल क्लास प्लस कोर्सेज जितने भी आपके स्कॉलरशिप टेस्ट है सबका एक ही इनवाइट कोड होता है SDC 18, जिस कोड को आप अप्लाई करके उनमें फ्री पेड या जो भी है उनमें एनरोल कर सकते हो। I will see you in the next one. Don't forget to like, share and subscribe. Bye bye. Take care.